वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में संगणन के बारे में पढ़ा था, अब हम उसके कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है ओस, जिसे हम इंग्लिश में ड्यू कहते हैं, तुषार है जिसे हम इंग्लिश में फ्रोस्ट कहते हैं, कोहरा और कुहासा है, फोग जिसे हम फोग एंड मिस्ट कहते हैं। देखिए बेसिकली ओस होती क्या है। देखो, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनित ना होकर ठोस वस्तु जिसे कहते हैं ना मॉइस्चर होता है, और जब वो संघनित होने की बजाय क्या करे, जैसे ठोस सतह है उसके ऊपर गिर जाता है, तो क्या होता है, उसे हम ओस कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि सर्दियों में हमें जब हम छत के ऊपर जाते हैं या घास को देखते हैं, किसी पत्थर को देखते हैं, तो उस पर ना छोटी छोटी बूंदें पड़ी हुई होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा ठंडी हो जाती है और रात के समय जो हमारी अर्थ है उससे जो भौमिक विकिरण होता है, उससे जो वो ना वायुमंडल में चली जाती है, और वो ठंडी होने के बाद जब वो संघनित हो जाती है तापमान से तापमान पर, ओसांक बिंदु पर, और वो वापस नीचे गिरती है, तो वो किसके रूप में गिरती है? ओस की बूंदों के रूप में। तो वो कहाँ गिर रही है? वही किस पे? कठोर सतह पर। तो ये कठोर सतह किसकी हो सकती है? जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियां। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ओस है जो, ओस के गिरने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, कौन कौन सी अवस्थाएं होनी चाहिए? देखिए, साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी व लंबी रातें। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ओसांक बिंदु है वो जमाव बिंदु से ज्यादा होना चाहिए, तभी ड्यू गिरेगी, तभी ओस गिरेगी। अदरवाइज क्या होगा? अगर ओसांक जमाव बिंदु से कम होगा तो क्या होगा? उसका संघनन हो जाएगा और वो वर्षा के रूप में गिरेगी, फिर वो ओस के रूप में नहीं गिरेगी। तो हमारे लिए सबसे मस्ट क्या है? अगर ओस पड़ रही है तो ओस के लिए सबसे मस्ट है कि ओसांक जो है वो जमाव बिंदु से ज्यादा होना चाहिए। ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? आकाश बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भौमिक विकिरण होगा और वो आसमान में हो जाएंगी, जलवाष्प जाएंगे, तो वो इजीली चले जाने चाहिए। इसी तरह हवा बिल्कुल शांत होनी चाहिए, हवा नहीं होनी चाहिए। फिर ह्यूमिडिटी जो बोलते हैं, आर्द्रता जो है वो भी अधिक होनी चाहिए, और रातें लंबी और ठंडी होनी चाहिए, तभी वो सही से भौमिक विकिरण होगा और तभी ओस पड़ पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, बात करते हैं तुषार की। तुषार भी एक ओस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो ओसांक है वो जमाव बिंदु से कम होता है, और सतह जो होती है वो ठंडी होती है। इसमें क्या होता है, मतलब छोटी छोटी बूंदों की बजाय जो ये बर्फ के छोटे छोटे जो कहते हैं ना हिमकण बन जाते हैं, उसके रूप में गिरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम उसे तुषार कहते हैं, फ्रोस्ट कह देते हैं। फिर बात करते हैं कोहरा या कुहासा की। कोहरा या कुहासा जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि ये मतलब जलवाष्प जो है जब वो नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो नीचे की तरफ ना गिर के रास्ते में जो वायुमंडल है हमारा, उसमें जो धूलकण है उन पे संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी की सतह है उसके पास ना एक बड़ा सा बादल बन जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना सर्दियों में धुंध पड़ रही है, तो ये धुंध जो है ये कोहरा और कुहासा दोनों उसी के रूप में। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिए क्या डिफरेंस होता है। जो कुहासा होता है उसमें आर्द्रता जो होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसकी जो परत होती है ना काफी थिक होती है, काफी घनी होती है, जबकि जो कोहरा होता है उसमें इसकी आर्द्रता जो होती है वो कम होती है और ये शुष्क होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और ये जो कुहासा है मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि जब गर्म वायु नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है, वो ठंडी सतह पर आ जाती है, जिसकी वजह से कुहासा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, जो कोहरा है वो कहाँ पर होता है? जहाँ पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, कोहरा वहाँ पर होता है। लेकिन पता है क्या है, कोहरा हो या कुहासा हो, दोनों में जो विजिबिलिटी होती है वो या तो बिल्कुल कम होगी या फिर होगी ही नहीं। आप देखते हो सर्दी के अंदर धुंध पड़ती है, आप देखते हो ना 200 मीटर 100 मीटर तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और हम ये सोचते रहते हैं कि भाई कब ये कम होगी और कब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये एक प्रकार के बादल ही होते हैं। जब इनकी बादल बनने की इनकी अवस्थाएं अलग होती हैं। अब जब ये बादल बनते हैं तो आकाश से वर्षा के रूप में और वो कहते हैं ना हिमवृष्टि के रूप में, बर्फ के रूप में गिरते हैं। ये सारे संघनन के ही रूप होते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने ओस के बारे में पढ़ लिया कि ओस कैसे गिरती है, तुषार कैसे होता है, कोहरा या कुहासा कैसे होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बादल कैसे बनते हैं और बादल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।